कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। इस बात को दोहराते दोहराते 8 साल से ज्यादा बीत गए हैं कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हर बीतते वक्त के साथ कांग्रेस का हाल और भी खराब ही होता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जिस गांधी परिवार पर कांग्रेस के नेता आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उसी गांधी परिवार के खिलाफ इसी 8 साल में बड़ी बगावत भी हो चुकी है। सिंधिया और जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे युवा नेता हों या फिर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे पुराने नेता, सब एक एक कर पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। तो पार्टी को जरूरत फिलहाल कांग्रेस जोड़ने की है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। 7 सितंबर से शुरू हो रही ये यात्रा 150 दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी बीजेपी विरोधी माहौल बना पाएंगे या फिर नहीं पता। लेकिन भारतीय सियासत के इतिहास में ऐसी कई यात्राएं हैं जिन्होंने नेताओं और पार्टियों को राजनीति में स्थापित होने में भरपूर मदद की है। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से पहले जिन जिन नेताओं ने पदयात्रा निकाली थी, उनका भारतीय राजनीति में स्थान कहां है, आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। भारत की राजनीति में पदयात्राओं का एक लंबा इतिहास रहा है और इनमें से सबसे सफल पदयात्रा है महात्मा गांधी का दांडी मार्च। भारत की आज़ादी से पहले साल 1930 में नमक पर लगे टैक्स के विरोध में महात्मा गांधी ने 388 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। लेकिन आज़ादी के बाद अगर किसी पदयात्रा ने सबसे लंबा वक्त और सबसे लंबी दूरी तय की थी तो वो थी विनोबा भावे की पदयात्रा, जो भूदान के लिए शुरू हुई थी और जिसे साल 1951 में हैदराबाद के पास पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। अप्रैल 1951 में शुरू हुई यह यात्रा करीब 13 साल तक चली थी, जिसमें विनोबा भावे ने करीब 58,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी और आज़ादी के बाद विनोबा भावे की पदयात्राओं में आई भीड़ और इन यात्राओं को मिले अपार जन समर्थन ने भारतीय राजनीति को भी नया रास्ता दिखाया। नेताओं को भी लगा कि पदयात्रा के जरिए वो लोगों के बीच अपनी पैठ बना सकते हैं और यही वजह थी कि 1980 में जनता पार्टी का प्रयोग असफल होने और इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की ताकि भारत की असल समस्याओं से रूबरू हुआ जा सके। 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से शुरू हुई ये पदयात्रा 25 जून 1983 को दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर आकर खत्म हुई थी। इस यात्रा के दौरान चंद्रशेखर ने करीब 4260 किलोमीटर की दूरी तय की थी। हालांकि 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति पैदा हुई सहानुभूति की लहर में चंद्रशेखर भी चुनाव हार गए थे। 80 के दशक में जब पंजाब खालिस्तान आंदोलन की आंच में जल रहा था तो कांग्रेस के नेता और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील दत्त ने साल 1987 में मुंबई से अमृतसर तक की पदयात्रा की थी। 78 दिनों की इस यात्रा में सुनील दत्त ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन सियासत में पदयात्रा को सत्ता का जरिया बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में साल 2004 में विधानसभा के चुनाव होने थे। तब एन चंद्रबाबू नायडू लगातार 2 बार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे थे। चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से हटाकर कांग्रेस को सत्ता पर काबिज करवाने के लिए आंध्र प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने चुनाव से करीब 1 साल पहले साल 2003 में प्रदेश भर में पदयात्रा शुरू की। 9 अप्रैल 2003 से शुरू हुई यह पदयात्रा पूरे आंध्र प्रदेश में कुल 64 दिनों तक चली, जिसमें वाईएस राजशेखर रेड्डी ने करीब 1470 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस पदयात्रा का नतीजा राजशेखर रेड्डी के पक्ष में आया और उन्होंने 2004 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया। 2009 में भी आंध्र प्रदेश की सत्ता पर वाईएस राजशेखर रेड्डी दोबारा काबिज हो गए थे। उन्हें लगातार दूसरी चुनावी जीत मिली थी। 20 मई 2009 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन फिर 2 सितंबर 2009 को हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई। तब उनके बेटे वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पिता के विरासत को संभालने के लिए कांग्रेस के आला कमान यानी कि सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कोनिजेती रोसैया और फिर करीब 1 साल बाद ही किरण कुमार रेड्डी को आंध्र प्रदेश की कमान सौंप दी गई।
2014 में जब फिर से आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे तो वाईएस राजशेखर रेड्डी के पदयात्रा वाला रास्ता अपनाया एन चंद्रबाबू नायडू ने, जो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्होंने 2 अक्टूबर 2013 से आंध्र प्रदेश में पदयात्रा की शुरुआत की। 208 दिनों तक चली इस पदयात्रा में एन चंद्रबाबू नायडू ने करीब 2340 किलोमीटर की दूरी तय की। 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो चंद्रबाबू नायडू ने किरण कुमार रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को मात देकर जीत हासिल की और तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं अपने पिता वाईएसआर की विरासत न मिलने से नाराज जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बना ली और उसका नाम रखा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। 2011 में बनी इस पार्टी को 2019 के चुनाव से ठीक पहले स्थापित करने की कोशिश में जुटे रेड्डी ने अपने पिता वाईएसआर की पदयात्रा का रास्ता अपनाया। उन्होंने 6 नवंबर 2017 को वाईएसआर के पैतृक गांव इडुपलपैया से पदयात्रा की शुरुआत की। 341 दिनों तक चली इस यात्रा में जगन मोहन रेड्डी ने कुल 3648 किलोमीटर की यात्रा तय की, करीब 13 जिलों में गए और 100 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो जगन मोहन रेड्डी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जीत दर्ज की और टीडीपी और कांग्रेस दोनों को मात देकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। बाकी पदयात्रा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी निकाली थी। अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच हुई इस यात्रा को नर्मदा परिक्रमा नाम दिया गया था। इसने करीब 3300 किलोमीटर की दूरी तय की थी। हालांकि इस यात्रा का दिग्विजय सिंह या फिर उनकी पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हो पाया। अब 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं और ऐसे वक्त में शुरू कर रहे हैं जब उनकी पार्टी में ही भगदड़ मची हुई है और जरूरत भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ने की है। देखते हैं कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय राजनीति और खास तौर से कांग्रेस के प्रदर्शन पर कितना असर पड़ता है। वैसे तो 2 अक्टूबर से एक और पदयात्रा शुरू होने वाली है जिसे बिहार में प्रशांत किशोर यानी कि पीके शुरू करने वाले हैं। उन्होंने इस यात्रा को जनसुराज नाम दिया है और इसके जरिए वो 17,000 लोगों से जुड़कर बिहार की राजनीति को बदलने की बात कर रहे हैं। तो नजर बनाए रखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर और साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पर। इसके अलावा भारत में रथ यात्राओं का एक पुराना इतिहास रहा है तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट।